गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। कल अपना टॉपिक था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, उसके अंदर क्या है, अपन ने अलग अलग विद्वान के क्या है मत पढ़े थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। किसी ने बोला एक तारे से हुई है, किसी ने कहा दो तारे से हुई है, किसी ने कहा निहारिकाओं से हुई है, किसी ने कहा ग्रहाणुओं के मिलने से हुई है। तो इस तरीके से क्या है पृथ्वी की उत्पत्ति है वो मानी गई है। और आज अपन क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो कल तो अपना अध्ययन क्या था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, तो ये अपन ने कल पढ़ लिया था। आज अपना टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए सबसे पहले क्या है, दो मत सामने आए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष पहला और दूसरा है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष रूप से तो अपन ने क्या पढ़ा था कल मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था। प्रत्यक्ष तो क्या है, मानव के द्वारा खुदाई की गई, मानव के द्वारा खुदाई की गई कितने किलोमीटर तक, सिर्फ क्या है 12 किलोमीटर तक। और पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कितनी है, 6371 किलोमीटर, और खुदाई कितनी की गई, सिर्फ 12 किलोमीटर। तो मतलब ना के बराबर ये पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या है। यानी कि यहां से अगर अपन चलते हैं तो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो कितने पे है, 6371 किलोमीटर पे है। तो मानव के द्वारा जो खुदाई की गई थी वो कितनी थी, 12 किलोमीटर। इससे ज्यादा क्या है खुदाई नहीं की गई थी। और ये खुदाई कहाँ की गई, आर्कटिक महासागर, कोला जगह में, ठीक है। महासागरीय क्षेत्र में इसकी खुदाई की गई। खुदाई क्यों की गई कि आंतरिक संरचना है वो पृथ्वी की किस तरीके की है ये पता करने के लिए कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज है, ठोस भी है या लिक्विड भी है। कि जैसे ज्वालामुखी आता है तो लिक्विड पदार्थ भी आता है, अंदर से ठोस है, या क्या ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण क्या है पृथ्वी के अंदर ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं, इनका सब पता लगाने के लिए क्या किया गया, शुरुआत की गई पृथ्वी की खोदने की। तो मानव के द्वारा कितने किलोमीटर खोदा गया, सिर्फ 12 किलोमीटर। और गहराई कितनी है, 6371 किलोमीटर। तो जो खुदाई हुई वो क्या हो गई, न के बराबर हुई। अब क्या है, मानव के द्वारा ये तो क्या हो गया प्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद में क्या किया गया, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जब फूटता है तो उनसे निकलने वाले जो कंकर पत्थर लावा ये जो आते हैं, ये कितनी किलोमीटर की गहराई तक आते हैं, जैसे 300 से 400 किलोमीटर की गहराई तक ही मापा गया। उसके बाद में आपका आता है भूकंप। भूकंप के द्वारा मैंने कल तुम लोगों को समझाया भी था कि भूकंप के द्वारा जो तरंगे हैं, जो वेव हैं, तरंगों के द्वारा क्या है पता लगाने की कोशिश की गई कि पृथ्वी के अंदर जो गहराई है उसमें ऐसे कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये क्या है, एक खोज की गई जिससे क्या है पता लगाया गया कि पृथ्वी के अंदर क्या है लिक्विड पदार्थ भी पाया जाता है। किस रूप में, जैसे मान लो ये आपका पृथ्वी है और मैंने कहा था कि P और S तरंगे, प्राथमिक और सेकेंडरी और धरातलीय L जो तरंगे होती हैं उनमें क्या होता है, ठोस, जो P तरंगे होती है उसमें ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है। इन तीनों के अंदर क्या है ये गति कर सकती है। और जो द्वितीयक तरंग होती है वो क्या है, ठोस
ठोस के अंदर गति करती है और द्रव्य में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है और गैस के अंदर भी चलती है। तो इस तरीके से ये दो क्या थी, अपने लिए इंपॉर्टेंट मानी गई कि जैसे ही मान लो पृथ्वी के अंदर क्या है, 3 परतें हैं वो मानी गई। तो पहली तो क्या थी, ये ऊपर वाली परत थी, इस ये तो क्या है, अपने ठोस है जिसके ऊपर अपन रहते हैं। तो इसके अंदर क्या किया गया, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, पी तरंगे हैं। जब पी तरंगे इस तरीके से, ये जैसे पृथ्वी का केंद्र है, पी तरंगे अगर भेजी गई तो क्या है, ठोस अवस्था में तो बहुत तीव्रता से गई और द्रव्यावस्था में भी गई, लेकिन इसकी गति है द्रव्य में क्या हो जाती है, कम हो जाती है और फिर वापस क्या आ गई, ठोस आ गई। तो इस तरीके से पी गति है, पी तरंगे है वो भेजी गई। फिर उसके बाद में क्या है, द्वितीयक तरंगे भेजी गई। तो द्वितीयक तरंगे क्या है, ठोस में तो चलती है लेकिन क्या हो जाती है, द्रव्य में वो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है और फिर वापस ठोस में ये आ जाती हैं। तो इस तरीके से क्या है, पता लगाया गया कि पृथ्वी के अंदर क्या है, ऐसा द्रव्य पदार्थ भी पाया जाता है जिससे क्या है, जो एस तरंगे हैं वो क्या है, विलुप्त हो जाती हैं। तो इसकी जो गहराई है, कहां से कहां तक है, ये पता लगाने के लिए क्या किया गया, ये इसकी खोज है पता लगाने के लिए क्या है, भूकंपीय तरंगों का प्रयोग में लिया गया। भूकंपीय तरंगों में क्या होता है कि जो पी तरंगे होती हैं वो अनुलंब, यानी कि ये क्या है, आपकी ध्वनि की तरह कार्य करती हैं, बहुत तीव्रता से होती हैं। और जो पी तरंगे होती हैं वो प्रकाश की गति की तरह कार्य करती हैं। अनुप्रस्थ, ठीक है, इनकी गति है वो पी तरंगों में अनुलंब या ध्वनि के समान होती है और एस में क्या है, प्रकाश के अनुरूप होती है। इसके अंदर ये जो गति होती है वो संपीड़नात्मक भी मानी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, भूकंप के द्वारा भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया जाने की कोशिश की गई है। ये यहाँ तक मैंने कल तुम्हें समझा दिया था। ये क्या है, प्रत्यक्ष स्रोत या प्रत्यक्ष मत के द्वारा, यानी 2 तरह के मत हैं, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। एक इसमें आता है उल्कापिंड, उल्कापिंड के द्वारा भी क्या किया गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने की कोशिश की गई, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जैसे ही सूर्य से जब पृथ्वी जो बनी थी, जो पदार्थ अलग हुआ था, उसी तरह से क्या है, सूर्य के द्वारा अंतरिक्ष में क्या है, उल्कापिंड है वो गिरते रहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि जिस तरीके से पृथ्वी गिरी थी उसी तरीके से क्या है, उल्कापिंड गिरते हैं और इन्हीं के अंदर अगर इसकी खोज की जाए अंदर तक, तो अपन क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, सूर्य से निकलने वाले पदार्थ हैं। इसलिए क्या है, उल्कापिंड की अगर जांच की जाए, उल्कापिंड को अंदर तक मतलब खोदा जाए तो पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी की संरचना भी ऐसी ही होगी, लेकिन ये क्या है, सफल नहीं हो पाए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए दूसरे मत जो तुम्हारे क्या है, अप्रत्यक्ष माने जाते हैं, उसके अंदर आता है घनत्व पहला, फिर आता है दाब, फिर आता है आपका ताप या तापमान। ठीक है, घनत्व के लिए और दाब के लिए कहा जाता है कि घनत्व और दाब दोनों में समानता पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, जहां जैसे मान लो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.518 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, जो घनत्व होता है उसको ग्राम प्रति
घन सेंटीमीटर के अंदर दर्शाया जाता है। ये क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व है। लेकिन जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जो भूपर्पटी है, वो क्या है आपकी, उसके लिए कहा गया कि पृथ्वी का जो घनत्व है, सामान्य घनत्व है, वो तो आपका कितना है? 5.5। लेकिन जैसे ही भूपर्पटी की जो ऊपरी परत है, जो परतदार चट्टानों से बनी हुई है, जिसके अंदर क्या है आपकी ग्रेनाइट और निस चट्टानें पाई जाती हैं, परतदार चट्टानें जो बनती हैं, वो इसके अंदर क्या होता है, इसमें आपका घनत्व पाया जाता है 2.6 से लेकर 3.1 तक, यानी कि औसत घनत्व। अगर औसत, ये तो क्या है, बीच का घनत्व, यानी कि औसत घनत्व है पृथ्वी का। लेकिन ये जैसे ही ऊपर की भूपर्पटी है, अलग अलग परतों में इनको बांटा गया है, तो ऊपर का जो घनत्व है वो कितना है, ऊपर वाले से कम पाया जाता है, जैसे 2.6 से लेके 3.1 तक। तो इससे क्या है, साधारण एक बात सामने आती है, किस तरीके से, कि जैसे जैसे अपन गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी का घनत्व है वो बढ़ता है। लेकिन जो लास्ट जो कॉर्नर होता है, वहां तक पृथ्वी का जो घनत्व होता है वो 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर मिलता है। तो इस तरीके से क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि जहां तक कहा जाता है कि पृथ्वी के अंदर घनत्व और दाब दोनों के अंदर समानता पाई जाती है। लेकिन एक ऐसी एक सीमा पाई जाती है, प्रत्यास्थता सीमा जिसे कहते हैं, प्रत्यास्थता सीमा। क्या होती है ये प्रत्यास्थता सीमा? उसे कहा जाता है जो क्या होता है कि दाब, मतलब दाब अगर लगाते जाएंगे कि मतलब पृथ्वी के अंदर ज्यादा दबाव पड़ता जाएगा, तो कहा जाता है कि ये एक सच है कि जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है, वैसे वैसे दाब भी बढ़ता है, जैसे जैसे दाब बढ़ता है, वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ता है। लेकिन ये एक बात एक जगह तक, एक सीमा तक ही काम करती है। उसके बाद में क्या है, पृथ्वी का जो घनत्व होता है, जितना फैलना होता है, जितना मतलब फैलना होता है, उतना घनत्व फैल सकता है। लेकिन दाब लगाते जाओ, इसकी एक सीमा होती है। दाब की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन घनत्व की एक सीमा होती है। उस सीमा के बाद में घनत्व क्या नहीं होता है, ज्यादा नहीं बढ़ सकता, ज्यादा नहीं हो सकता। इसकी एक सीमा पाई जाती है, उस सीमा को कहा जाता है प्रत्यास्थता सीमा। यानी घनत्व और दाब के अंदर एक सीमा होती है। उस सीमा में घनत्व तो क्या होता है, फैलना बंद हो जाता है। चाहे कितना भी दाब लगाओ, उसमें क्या है, घनत्व है वो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो दाब है वो बढ़ता चला जाएगा। तो घनत्व के लिए कहा गया कि पृथ्वी के अंदर, यानी वैज्ञानिकों ने क्या किया, पता लगाया कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वो तो कितना है, 5.517। ठीक है, ये तो क्या है, सामान्य घनत्व। लेकिन पृथ्वी की जो ऊपरी पार्ट है, पृथ्वी का जो ऊपरी पार्ट है वो क्या है आपका, भूपर्पटी जिसे कहते हैं, वो क्या है, उसका घनत्व कितना है, 2.6 से 3.1, यानी कि इसके ऊपर वाला जो है ये आपका घनत्व माना जाता है। और इसका घनत्व आपका कितना है, 5.517 माना गया है। तो क्या हो गया, ऊपर वाला घनत्व क्या है, हल्का है, और नीचे वाला ज्यादा है, और इसके नीचे क्या है, घनत्व और भी ज्यादा है। तो क्या पता लगाया गया कि पृथ्वी के अंदर ऐसे बहुत भारी मतलब पदार्थ हैं जिनका घनत्व क्या है, ज्यादा पाया जाता है। कि जैसे जैसे अपन पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे, पृथ्वी के अंदर क्या है, बहुत भारी पदार्थ हैं वो अपन को मिलेंगे। तो ठीक है, इस तरीके से क्या है, घनत्व के बारे में अपन ने पता लगाया। और दाब क्या है, इसी के साथ, यानी कि जैसे जैसे घनत्व और दाब की अगर अपन बात करते हैं, तो दोनों के अंदर एक सीमा तक तो क्या है, दोनों के अंदर क्या है, समानता पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर दाब लगता जाएगा, तब एक सीमा पे घनत्व का दाब है वो काम करना बंद कर देता है, और वो आपकी प्रत्यास्थता सीमा कहलाती है। उसके बाद आपका आता है क्या, तापमान। तापमान में क्या होता है,
32 मीटर की गहराई 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। ठीक है, समझ गए कि 32 मीटर की गहराई में अगर अपन जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ता क्यों है? पृथ्वी के अंदर जो तापमान है वो क्यों बढ़ता है? अब इस बात को समझना कि पृथ्वी के अंदर जो तापमान है वो बढ़ता क्यों है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं, टूटते रहते हैं। जब ये टूटेंगे तो इनमें क्या है, ऊर्जा है वो निकलेगी। जब ये ऊर्जा निकलती है तो संवहन धाराओं के रूप में ये क्या है, ऊपर की ओर आने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर का तापमान तो क्या होता है, ज्यादा हो जाता है और नीचे वाला तापमान क्या रहता है, कम रहता है। तो अपन जैसे जैसे ज्यादा गहराई में जाते चले जाएंगे 300 किलोमीटर तक क्या है, एक गहराई तक तापमान बढ़ेगा। लेकिन इसके बाद से क्या है, तापमान 400 किलोमीटर तक समान इसी मात्रा में बढ़ता रहेगा। लेकिन 400 किलोमीटर के बाद में तापमान है वो कम होने लग जाता है। ठीक है, तापमान बढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं जो क्या है, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो टूटते रहते हैं और उससे क्या है, ऊर्जा निकलती है। जब ये ऊर्जा निकलती है तो संवहन धाराओं के रूप में ये पृथ्वी के ऊपर आते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे ही ये तापमान ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ पे बहुत गर्म था और गर्म क्या है, ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने से क्या है, जो पृथ्वी के अंदर अगर अपन जाते हैं तो यहाँ पे मिलने वाला पदार्थ गर्म जो है, यहाँ पे तो तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। और जैसे जैसे अपन नीचे की ओर जाते हैं तो तापमान क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है और उसकी गहराई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक किलोमीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस है वो तापमान बढ़ता है। ठीक है, और ऐसे अगर देखा जाए तो 32 मीटर पे क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे अपन ज्यादा गहराई में जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसकी गहराई के अंदर क्या होगा, ये तापमान में कमी आती चली जाएगी। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से भी क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया गया। ठीक है, ये दोनों कारक समझ में आ गए। अब क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए जैसे मान लो इस तरीके से पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर क्या है, 3 परतें मानी गई हैं। 3 परतें मानी गई हैं। ये रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण है और ये किसने दिया, एडवर्ड स्विस महोदय ने दिया। इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसे क्या कहा गया, सियाल। सेकंड परत को कहा गया सीमा और नीचे लास्ट परत को क्या कहा गया, नीफे। ठीक है, समझ में आ गया। इन्होंने क्या कहा गया, इन्होंने कहा कि सियाल परत है वो सीमा के ऊपर तैर रही है। किस तरीके से, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है और इसके नीचे वाली परत का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ऊपर वाली परत का घनत्व कम होने की वजह से नीचे वाली परत के ऊपर कौन तैरता है, सियाल परत है वो तैरती है। किसके ऊपर, सीमा के ऊपर। अब कहा गया कि इसके अंदर स्विस महोदय ने कहा कि सियाल परत है वो किससे बनी है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है, इसलिए इसके अंदर इसको सियाल परत के नाम से जाना जाता है।
सीमा परत है, इसके अंदर क्या है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इससे बनी है। और नीचे वाली जो लास्ट जो है वो किससे बनी है, लोहा और निकल, निकेल से, ठीक है। जिसके कारण इस पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसके कारण है, लोहा और निकेल के कारण। कि इस तरीके से उन्होंने क्या कहा है, स्विस महोदय ने बताया कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो 3 हिस्सों में उन्होंने बांटा है। 3 हिस्सों के लिए उन्होंने सबसे पहली परत को क्या कहा, सियाल परत कहा। और सियाल परत है वो क्या है, परतदार चट्टानों से बनी हुई है, यानी कि जो अवसादी चट्टान है उसके द्वारा बनी हुई है। इसके अंदर क्या है, ग्रेनाइट निस चट्टाने हैं वो पाई जाती है। उसके बाद में आपकी आती है सीमा। सीमा के अंदर क्या होता है, सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसको सीमा परत का नाम दिया गया। और लास्ट है आपका निकेल, जो नीफे परत है, नीफे परत है, इसके लिए इन्होंने कहा कि इसके अंदर लोहा और निकेल की मात्रा पाई जाती है, जिससे क्या है, पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है वो पाया जाता है। उसके बाद क्या है, ये तो आपकी क्या है, रासायनिक संरचना के अकॉर्डिंग स्विस महोदय ने इसका वर्णन किया, किसकी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। उसके बाद में है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या है, ये वाला हिस्सा। जैसे मान लो पृथ्वी इस तरीके से थी और इस हिस्से को अगर अपन निकाल लेते हैं तो इसको अगर अपन ये वाला इतना सा पार्ट, ऐसे ही क्या है, इतना पार्ट, जैसे इसी पार्ट को अगर अपन निकाल के यहाँ पे अगर मैं इसको समझाती हूँ तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि स्विस महोदय ने रासायनिक प्रक्रिया के आधार पे क्या किया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की 3 हिस्से माने गए हैं। उसी आधार पे इन्होंने अलग अलग, ये तो आपकी रासायनिक संरचना थी। और इसमें क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है, सबसे पहले जो ऊपरी परत है, इस ऊपरी परत के अंदर भी क्या होती है, ये जो परत होती है 30 किलोमीटर की परत, इसे क्या कहा जाता है, भूपर्पटी। यानी कि ये जो किलोमीटर है आपकी 30 से 40 किलोमीटर मानते हैं, लगभग आपका 30 किलोमीटर ही माना जाता है। कई कई बुक में आपको 40 किलोमीटर भी मिल जाएगा। तो ये जो ऊपरी हिस्सा है ये आपका क्या है, इसको अपन क्या कहते हैं, क्रस्ट, क्रस्ट या भूपर्पटी कहते हैं, जिसके ऊपर क्या है आपके महाद्वीप और महासागर। यानी कि महाद्वीप और महासागर की अगर अपन बात करते हैं तो महाद्वीप और महासागर के लिए, महाद्वीप तो आपके क्या है, कितने किलोमीटर पे मिलेंगे, महाद्वीप के लिए कहा जाता है कि 30 से 40 किलोमीटर की गहराई पे मिलते हैं। और महासागर है वो आपके 5 से 10 किलोमीटर की गहराई पर मिलते हैं, ठीक है। तो जो ऊपरी भूपर्पटी है इसके ऊपर आपके क्या मिलेंगे, महाद्वीप और महासागर मिलेंगे। मतलब इसको 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला है आपका भूपर्पटी, जो भूपर्पटी है वो क्रस्ट का ही पार्ट है, ठीक है। क्रस्ट ऐसे, इसमें तो जो स्विस महोदय उन्होंने तो क्या कह दिया, इसी पार्ट को क्या है, क्रस्ट को क्या कह दिया, सियाल, ठीक है। और इसका ऊपरी पार्ट है, ये इन्होंने भी क्या कहा है, भूपर्पटी बोला है, भूपर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी कहा है। तो ये जो भूपर्पटी की जो मोटाई है वो तो कितनी है आपकी, 30 किलोमीटर। भूपर्पटी का जो ऊपरी भाग और नीचे वाला भाग है, इस दोनों भाग को मिलाने वाली रेखा को, सीमा को क्या कहते हैं, कोरनार्ड असंबद्धता। यानी कि एक ही विशेषता रखने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है आपकी, असंबद्धता कहलाती है। यानी कि पृथ्वी के अंदर अगर अपन नीचे की ओर जाते हैं तो एक जैसी विशेषता रखने वाली वो क्या कहलाती है, सीमा, वो कहलाती है असंबद्धता। तो आपका जो ऊपर वाला भूपर्पटी, जिसे अपन क्या है, क्रस्ट भी कहते हैं, यानी इसको 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर,
ऐसे ही स्विस महोदय ने क्या कहा, सियाल, सीमा और नीफे। ऐसे ही इसके अंदर पृथ्वी के इस हिस्से को निकाल कर अगर अपन पढ़ते हैं तो इसका वैज्ञानिकों ने क्या है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 हिस्सों में बांटा है। ये आपका रासायनिक आधार पे और ये वैज्ञानिकों के आधार पे। तो इस तरीके से क्या है, जो भूपर्पटी की ऊपर और नीचे वाली सीमा को मिलाती है उसे कोरनाड असंबद्धता कहते हैं और इसकी मोटाई कितनी है, 30 किलोमीटर। अब क्या है, ये तो क्या हो गया ऊपरी क्रस्ट, सॉरी ये तो ऊपरी क्रस्ट और ये निचला क्रस्ट। तो इस क्रस्ट के जस्ट नीचे यहाँ तक तो क्या हो गया आपका क्रस्ट वाला भाग और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया मेंटल वाला भाग। तो मेंटल वाला भाग यहाँ से 30 किलोमीटर से लेकर यहाँ से 30 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर वाला पार्ट जो है आपका ऊपरी मेंटल कहलाता है। यानी कि मेंटल की अगर अपन लंबाई देखते हैं तो ये जो पार्ट है आपका 30 से लेकर, यानी कि इसकी गहराई तो कितनी बताई है, 30 बताई है, 30 से लेकर 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक आपका कौन सा पार्ट पाया जाता है, दुर्बल मंडल, एस्थीनोस्फीयर, यानी कि लिक्विड अवस्था के अंदर क्या पाया जाता है, दुर्बल मंडल। यानी कि लिक्विड अवस्था के अंदर ये जो पार्ट होता है ये लिक्विड हो जाता है। यहाँ तो आपका क्या है ठोस भाग है और यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, आपका लिक्विड अवस्था आ जाती है, किसमें, मेंटल की अवस्था में, और 200 किलोमीटर की गहराई तक। ठीक है, इसका पार्ट अगर अपन देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका दुर्लभता मंडल है वो पाया जाता है। दुर्लभता मंडल के अंदर क्या होता है, जो भी पदार्थ होता है, जो भी चट्टानी भाग होता है वो क्या होता है, पिघली हुई अवस्था में अपन को मिलता है। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया दुर्बलता मंडल। ठीक है, और ये कोनार्ड क्या है, आपकी भूपर्पटी की ऊपर और नीचे वाली जो सीमा को मिलाती है वो क्या कहलाती है, कोरनाड। ऐसे ही क्या है, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को मिलाने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है, रेपेडी असंबद्धता। ठीक है, और ये जो है आपकी क्या है, कहां से स्टार्ट होती है, जो मेंटल की जो लंबाई है वो क्या है आपकी 30 से लेकर 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसकी जो दूरी है मेंटल की वो क्या है, ऊपरी भूपर्पटी की तो कितनी है 30 किलोमीटर और यहाँ से लेकर 200 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक क्या है मेंटल पाया जाता है। अब क्या है आपका मतलब क्रस्ट का निचला पार और मेंटल की ऊपरी परत, इनके बीच की मिलाने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है, रेपेडी असंबद्धता कहलाती है। और मेंटल है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो क्या है आपका 200 से लेकर 700 तक दुर्बल मंडल पाया जाता है, यानी लिक्विड अवस्था पाई जाती है। जैसे मैंने भूकंप का जो एक चित्र बना के बताया था वो ये आपकी लिक्विड अवस्था, और इस अवस्था में आकर आपका जो तरंग है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस तरीके से क्या हो जाती है, और उसके इन दोनों की सीमा को मिलाने वाली असंबद्धता क्या कहलाती है, रेपेडी कहलाती है। इसी तरीके से क्या है आपका फिर नीचे वाली आपकी क्या बचती है, मेंटल तक हो गया 29 किलोमीटर तक। उसके बाद में आपकी कोर आती है। कोर की जो मतलब गहराई है वो 2900 किलोमीटर से स्टार्ट होकर आपकी कितनी है 6371 किलोमीटर तक क्या है आपकी कोर की गहराई पाई जाती है। इसमें कोर की गहराई के लिए क्या है बाहरी कोर और आंतरिक कोर, इन दोनों की सीमा को मिलाने वाली क्या कहलाती है, लेहमान असंबद्धता। अब इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है, याद करने को, और ये आपके क्या है घनत्व पाया जाता है। घनत्व को किस में गिनते हैं, यानी कि ऊपर का घनत्व है वो तो कम होता है, और जैसे जैसे अपन नीचे गहराई में जाते हैं तो क्या है गहराई आपकी क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। घनत्व है आपका बढ़ता चला जाता है, ऊपर का घनत्व कम होता है। जैसे जैसे अपन गहराई में जाते हैं वैसे वैसे घनत्व है वो क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। यानी कि भूपर्पटी का ऊपर का मैंने हिस्सा बताया था, 2
2.9 से 3.3 तक। अब इनकी सबसे ज्यादा क्या है, सबसे पहले तो भूपर्पटी की जो मोटाई है वो 30 किलोमीटर होती है। उसके बाद में क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद में मेंटल आता है, मेंटल के बाद में कोर आता है। तो ये जो है पृथ्वी की जो मैंने आपको बताई थी त्रिज्या, ये यही तो उठा रहे हैं अपन, ठीक है, यही तो उठाया है। यहाँ पे कोर है, यहाँ पे आपका क्या है मेंटल स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे आपका क्रस्ट है। इस तरीके से तुम्हें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया गया कि पृथ्वी के अंदर है ये परतें पाई जाती हैं। लिक्विड अवस्था भी होती है, ठोस अवस्था भी होती है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग है वो भी ठोस होता है। बस जो मेंटल का थोड़ा सा हिस्सा होता है 200 किलोमीटर का, वो क्या होता है दुर्बल मंडल के अंदर आता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी क्या है ठोस अवस्था में आता है। तो इस तरीके से तुम्हें समझ में आ गया वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। और नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। और इनको अगर अपन को याद करना है असंबद्धता को, तो क्या है, पहले तो ये ऊपर वाला क्रस्ट और नीचे वाली क्रस्ट, इनको मिलाने वाली मोहो असंबद्धता, ठीक है। ऐसे ही क्या है मेंटल और कोर को मिलाने वाली गुटेनबर्ग। दो तो ये हो गई इधर वाली। अब क्या है ऊपर वाली क्रस्ट और नीचे वाला मेंटल, इनको मिलाने वाली रैपेडी, और नीचे वाले मेंटल और ऊपर वाले कोर को मिलाने वाली क्या है आपकी रैपेडी, और इसको मिलाने वाली कोनार्ड। तो लास्ट का क्या हो गया आपका कोर और मेंटल का नीचे वाला भाग। तो इस तरीके से ये क्या है आपकी असंबद्धता को याद किया जा सकता है। थैंक यू, और कल पढ़ेंगे।